नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण आयाम। उसके तहत हमने देखा था, शुरुआत की थी वर्ण, शब्द, वाक्य तथा पद, जिसके बारे में हमने डिटेल में पिछले अध्याय में पढ़ लिया था। आपको बता दूं कि हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके तहत जो सटीक आंसर होते हैं, बिल्कुल प्रमाणित, वही आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसआई हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, पटवारी हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वर्ण विचार। वर्ण विचार, इसको हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु, उच्चारण के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है ध्वनि। उच्चारण के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। प्रश्न पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर देंगे? ध्वनि देंगे। क्योंकि जैसे देखो, मैं अगर बोलता हूँ अ, आ, ई, है ना, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो वह क्या है? एक ध्वनि है। जैसे मैंने कहा अ, आपको सुनाई दिया, तो उसी प्रकार से यह एक क्या है? ध्वनि है। और अगर इस ध्वनि को मैं लेखन रूप प्रदान कर दूंगा, मतलब क्या होगा? प्रश्न देखो, लेखन के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो उसको आप क्या आंसर देंगे? वर्ण। क्योंकि वर्ण एक ऐसा जिसके हम और टुकड़े कर नहीं सकते हैं। जैसे देखो, हम लिखते हैं अ, तो अ को और विभाजित करना चाहूँ मैं तो संभव नहीं है, क्योंकि यह क्या है? मूल स्वर है, तो इसके और टुकड़े संभव नहीं हैं। तो लेखन के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाएगी? वर्ण। उच्चारण के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाएगी? ध्वनि। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में या फिर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसमें अगर ध्वनि ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो उसमें कौन सा होगा? ऑप्शन वर्ण। तो फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? वाक्य, और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। जैसे देखो, वर्णों का ऐसा समूह, परिभाषा देखिए, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, और वाक्यों को जोड़ करके ही तो हम क्या अपने भाव विचार प्रकट करते हैं। तो हमारे भाव विचार प्रकट करने का माध्यम जो होती है हमारी भाषा। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब एक प्रश्न और बन सकता है कि भाषा का मूल आधार क्या है? तो आप क्या आंसर देंगे? वर्ण। क्योंकि भाषा का सबसे मूल आधार माना जाता है वह होता है वर्ण। तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। उच्चारण के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो ध्वनि, लेखन के दृष्टिकोण से भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वर्ण, और भाषा का मूल आधार क्या माना जाता है? वर्ण माना जाता है। अब हम अगला देखते हैं। हिंदी भाषा की लिपि। अच्छा देखो, हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो प्रश्न होगा देवनागरी लिपि में। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त जानकारी हम शॉर्ट में। ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध है। गुजरात में रहने वाले नागर ब्राह्मणों से इसका संबंध बताते हैं, क्योंकि वहाँ सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नागर ब्राह्मणों के नाम से ही इसे नागरी कहा गया। वहाँ पर नागर ब्राह्मणों में यह भाषा बहुत ही प्रचलित थी। नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही इस भाषा को क्या कहा गया? नागरी भाषा। तो देवनागरी लिपि, इसीलिए इसका नामकरण देवनागरी कहा गया। कुछ विद्वानों का मत है। अब आगे देखिए, देवनागरी लिपि
बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि देवनागरी लिपि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, तो उस समय यह पॉइंट रखा जाता है और पूछा जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि कहाँ से कहाँ, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। याद रखेंगे सभी। इस प्रकार से यह देवनागरी लिपि के बारे में भी हमने संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। तो हिंदी भाषा में जो वर्ण होते हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। मतलब कि स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो उसके लिए हमें किसी अन्य व्यंजन या स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, अन्य किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब कि व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वरों की आवश्यकता होती है। तो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं तो स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। वेरी गुड। प्रत्येक व्यंजन में स्वर की उपस्थिति रहती है। जब हम उदाहरण के लिए देखो, हम लिखते हैं क लिखा हमने, ठीक है। तो जब यह क लिखते हैं तो यह क कैसे बना है? एक तो हम ये लिखते हैं क, ये क्या है? आधा है, और इसके पीछे अ लगा है ना। अ स्वर की सहायता से आधा क है और इसके पीछे अ स्वर लगा है, तब यह जा कर के क्या बनता है? पूरा क बनता है। तो इस प्रकार से देखो, ये जो हमने नीचे ये लिख रखा है क, तो यह क क्या है? स्वर के साथ में क लिखा हुआ है, और स्वर के रहित अगर करें तो इसके नीचे क्या लगाना पड़ेगा? हलंत लगाना पड़ेगा, मतलब कि आधा क हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा? स्वर रहित। तो प्रत्येक व्यंजन के निर्माण में, उसको बनाने में स्वर की सहायता ली जाती है। अब क, आधा क है, उसके पीछे हम लगा देते हैं ई, ठीक है, तो यह क्या बन जाएगा? की बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो व्यंजन का निर्माण स्वरों की सहायता से होता है। तो दोस्तों, इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, वर्ण विचार। नहीं, इसको मैंने एक कंप्लीट पेज में लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। फिर आगे आता है हमारा वर्ण। आगे अब है हमारा वर्ण। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। और हिंदी भाषा में वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? स्वर एवं व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। हमें बिल्कुल याद रखना है इसको। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अगर प्रश्न पूछा जाए हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, तो 11। हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं, तो 33। और हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 होती है। ठीक है, तो स्वर कौन कौन से हैं देखेंगे। अब बचपन में हमने खूब पढ़े हैं इनको। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, औ, औ, है ना। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, औ, औ। कितने हुए? 11। अब आपने देखा होगा कि हम तो बचपन में और अह भी पढ़ते थे, अ से लगा करके अह तक पढ़ते थे, लेकिन वास्तव में स्वरों में गिने जाते हैं अ से लगा करके औ तक। ठीक है, तो स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। और इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। अब आते हैं
देखो स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। मूल स्वर कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जैसे किसी अन्य स्वर की सहायता से उनको नहीं बनाया गया है। तो वे केवल कितने होते हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री। तो ये 4 मूल और ह्रस्व स्वर हैं। उसके पश्चात हम देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर के बारे में देखिए, ये ऐसे स्वर होते हैं जो मूल स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं, मतलब कि किसी अन्य स्वर की सहायता उसको बनाने में ली गई है। तो प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4। हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो इन 4 के अलावा जो बचे वे सब आ जाएंगे। तो आ का निर्माण कैसे हुआ है, देखो, अ प्लस अ, ई प्लस ई, ये बड़ी ई है ना। उसके बाद बड़ा ऊ प्लस ऊ। देखो अब इसके बारे में बहुत ही ध्यान से देखना। जैसे ये लिखा है, हम कहते हैं इसको ए, है ना। तो ए जो होता है उसका निर्माण कैसे हुआ है, देखो, अ प्लस ई। तो हम उच्चारण करते हैं इसका ए, लेकिन इसका निर्माण जो हुआ है वह है अ प्लस ई। तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ऐ। लेकिन हम ऐ किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। देखो इसका निर्माण जो हुआ है वह अ प्लस ए, तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, ऐ, है ना। तो ये क्या है, ऐ, और यह क्या है, ऐ। तो जैसे हम कहते हैं ऐनक, ऐनक नहीं होता है, वो ऐनक होता है, ऐनक, है ना। इस प्रकार से अब देखो यही आगे देखो, इसको कहते हैं हम ओ, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ है, अ प्लस उ से। तो अ प्लस उ से हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, औ। और हम कहते हैं इसको औ कहते हैं। तो इसका कैसे हुआ है, अ प्लस ओ, तो इसको क्या कहना चाहिए, औ। तो ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, अ, ई, उ, री। ठीक है, उसके अलावा जो बचे हैं वो कौन से हो जाएंगे, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन सा होगा, अ प्लस अ, ई प्लस ई, बड़ा ऊ जो है उ प्लस उ, ऐ, अ प्लस ई, ऐ, अ प्लस ए, औ, अ प्लस उ, औ, अ प्लस ओ। तो इन सभी स्वरों को हमें ध्यान रखना है, और यह कैसे बने हैं इसके बारे में हमें बहुत ही ध्यान रखना होगा। तो इसी के आधार पर हम आगे जा कर के संधि भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो अब देखिए, उसके अलावा कुछ होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के बारे में आपको बताऊं तो संयुक्त स्वर 4 माने जाते हैं, ई, उ, उ। कितने हुए, 4, ई, उ, ये तो हो गए। अब आपने सुना होगा प्लुत स्वर। देखिए कितने हो गए, हमने पढ़े, मूल स्वर पढ़े, दीर्घ स्वर पढ़े, संयुक्त स्वर पढ़े। अब आपने देखा होगा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते किसको हैं, जैसे आपको इसको बता दूँ, चिल्लाना, संगीत में, और पुकारना। देखो सबसे महत्वपूर्ण त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर निम्न में से किसको कहा जाता है, तो मूल स्वर को, दीर्घ स्वर को, संयुक्त स्वर को, प्लुत स्वर को। तो आप क्या आंसर देंगे, प्लुत स्वर को, पहली बात तो ये। और जब हम किसी को पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, या फिर संगीत में हम कोई गाना गाते हैं, तो उस समय किसी धुन को लंबा खींचना, जैसे हम कहते हैं ओम, तो जैसे लंबा खींच रहे हैं ना, तो वह क्या हो गया, प्लुत स्वर हो गया। जैसे हम किसी को पुकारते हैं कि भैया, तो जब हम इसको पुकार रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, प्लुत स्वर हो जाएगा। तो जब चिल्लाते हैं, संगीत में प्रयोग करते हैं, पुकारते हैं, तो वहाँ पर कौन सा स्वर होता है, प्लुत स्वर होता है। तो यह तो थी महत्वपूर्ण जानकारी स्वरों के बारे में। अब इधर स्लाइड में देखते हैं अपन व्यंजन के बारे में। तो व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बता दी कितनी होती है, बिल्कुल सही, 33 होती है। अब देखिए कहाँ से कहाँ तक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें से बहुत बार हर कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें बिल्कुल ध्यान से यह टॉपिक कंप्लीट करना है। अब देखिए पहला, क, ख, ग, ग, ng, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड,
ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितने व्यंजन हो गए? 33 व्यंजन हो गए। इन 33 व्यंजनों में अब अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो हम ये जैसे हैं 5-5 के जोड़े हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। 5-5-5 की 5 लाइनें हैं। तो इनको कहते हैं हम क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये पाँचों इस प्रकार से लाइन में हमें याद करने होते हैं। तो ये जो क छ ट त प, ये जो पाँचों वर्ग होते हैं, इनके 5-5 के हिसाब से टोटल कितने हुए? 25 वर्ण जो हैं इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। क से लगा करके म तक, इनको हमें बिल्कुल याद रखना है। प्रश्न पूछा जाए स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कौन सी है? 25 है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो इन 25 में से जो होगा वो और कोई अलग इसमें दे देंगे, तो वो आप इसमें ध्यान से आराम से प्रश्न का हल कर सकते हैं। अब देखो य र ल और व, य र ल व, तो ये जो य र ल व हैं इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? य र ल व। प्रश्न पूछा जाए अगर कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, तो आपको ऑप्शन देंगे य, ल, ब, व। तो कौन सा नहीं होगा? ब नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अगला जो है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। ऊष्म इसलिए क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से एक प्रकार की गर्म हवा बाहर निकलती हुई हमें नज़र आती है या फिर हमें महसूस होता है। तो श, स, श और ह ऊष्म व्यंजन है ये। अब सबसे महत्वपूर्ण देखो, अर्धस्वर व्यंजनों में भी ऐसे वर्ण हैं जिनको अर्धस्वर कहा जाता है, और वो कौन कौन से हैं? य और व, य व। क्योंकि जो य का निर्माण हुआ है माना जाता है कि ई से हुआ है। य का निर्माण ई से हुआ है। जब हम कहते हैं इंग्लिश में भी, जैसे देखो यस, तो हमें क्या सुनाई देगा? यस, 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 ई आ रहा है ना बीच में, तो ई से हुआ माना जाता है। व से अगर है तो ऊ से बना इसको मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखो लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित व्यंजन अथवा प्रकंपित व्यंजन किसको कहा जाता है? तो कौन सा है? यह र होगा। क्योंकि देखो अब र उच्चारण करते हैं, केवल एक ही ऐसा वर्ण है जिसको लुंठित एवं प्रकंपित कहते हैं, वह है र। क्योंकि र जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी ये जो जीभ होती है वह बिल्कुल कंपित होती है, उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो र है ना। तो इस प्रकार से प्रकंपित व्यंजन कौन सा हुआ? र हुआ। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन केवल एक मात्र होता है, वह है ल। क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं ल, तो इसके द्वारा उच्चारण करने पर हमारे बगल से हवा निकलते हमें महसूस होता है कि हमारे जीभ के बगल से जो हवा निकल रही है। तो ल है ना। अब आ गया है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, देखो स्पर्श व्यंजन हमने पढ़े क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। लेकिन प्रश्न पूछा जाए कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो पूरा का पूरा जो छ वर्ग है, छ, छ, झ, ज और इ, यहाँ तक जो है वो क्या हो जाएगा? स्पर्श संघर्षी। प्रश्न, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं? 5। कौन से? छ, छ, ज, ज, इ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसमें से आपको ध्यान रखना होगा ये। फिर आगे देखते हैं। अब है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कई बार प्रश्न यही पूछा जाता है सीधा कि संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने होते हैं? 3, 4, 5, 6, 2, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कितने हैं? 4 हैं। ठीक है,
कई कई पुस्तकों में 3 दे रखे हैं, लेकिन वास्तव में आपको याद रखना है संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। बिल्कुल प्रमाणित आप कह सकते हैं। अब है कौन कौन से, क्ष, त्र। देखो इसका उच्चारण मैं बाद में करूँगा, पहले क्ष के बारे में देख लेते हैं कैसे बना है। ठीक है, क्ष, क्ष का निर्माण जो हुआ है वह आधा क प्लस आधा श, षटकोण वाला है ना, प्लस अ। देखो कई पुस्तकों में इस प्रकार से भी लिखा होता है, तो इसका मतलब ये भी सही है और यह भी सही है, क्योंकि ये जो बना है पूरा है श, तो श जो पूरा बना है वह कैसे बनता है, आधा श प्लस पूरा अ, इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, श, इसलिए इसमें दे रखा था, तो वो भी सही है और वह भी सही है। तो क्ष का निर्माण कैसे होगा, आधा क और पूरा षटकोण का श, या फिर आधा श और प्लस अ। त्र, त्र कैसे बनेगा, आधा त प्लस पूरा र, या फिर आधा त आधा र प्लस पूरा अ, त र अ, तो त्र हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण, कई बार बड़ी बड़ी एग्जामों में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो हम कहते हैं ज्ञ है ना, तो यह जो ज्ञ का निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है, तो उस ऑप्शन में आपको यह देखने को मिलेगा, ऑप्शन आधा ग जैसे इस प्रकार से प्लस य। तो हम बहुत बार यह राइट करके आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि यह ज्ञ नहीं है। यह बना कैसे है, आधा ज प्लस इ, तो इसका उच्चारण वास्तव में क्या होना चाहिए, ज। वैसे मेरा मानना तो यही है कि इसका वास्तव में सही उच्चारण क्या होना चाहिए, ज, लेकिन हम अक्सर बोलते हैं ज्ञ, जैसे हम कहते हैं ज्ञानी, तो ज्ञानी, मैं तो ये कहता हूँ उसको क्या कहना चाहिए, ज्ञानी, है ना, क्योंकि उसमें ज का प्रयोग, अब ग का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है ग का, क्योंकि ग तो इसके बनने में किसी प्रकार की कोई सहायता ही नहीं की है, तो फिर ग का उच्चारण हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बना जो है ज प्लस इ प्लस अ, आधा ज आधा इ प्लस पूरा अ, या फिर आधा ज प्लस पूरा इ, तो इस प्रकार से यह बनता है ज। उसके बाद देखो अगला है श्र। श्र कौन कौन से बना है, देखो आधा श आधा र प्लस अ, या फिर आधा श और पूरा र, तो श्र। इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, इसको आप, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप याद कर लेना, और ख़ास करके मैं तो ये कहता हूँ कि इसको तो हमेशा कभी भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ना। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज और स्र। उसके बाद इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, क्ष, त्र, ज और स्र, इस प्रकार से इनको आपको याद रखना होगा। फिर अगला देखो अनुनासिक। अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं उनको हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, उनको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। नासिक के व्यंजन इसलिए क्योंकि इनका जो उच्चारण हो रहा है वह नासिका से होता माना जाता है, क्योंकि जैसे हमारे पंचम वर्ण ही देख लेते हैं हम। और एक बात यह है कि इनको क्रमानुसार याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार तो इनको क्रम के अनुसार ही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन या फिर पंचम वर्णों को सही क्रम में जमाएं, तो फिर हमें याद करना है। सबसे पहले ङ, ञ, अण, न और म, ठीक है। तो इस प्रकार से इन पांचों को हमें क्रम के अनुसार याद रखना है। तो अनुनासिक या फिर नासिक के व्यंजन या फिर कहें पंचम वर्ण, तो कौन कौन से होते हैं, इनको याद रखना है। और फिर एक होता है हमारा चंद्र बिंदु से युक्त, यह है ना, जैसे यह, तो यह लगाया जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत में आगे पढ़ेंगे। देखिए आगे अनुस्वार। अब कहते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, हम जैसे प्रयोग करते हैं है ना, जैसे हम कहते हैं संकट, संकट, तो स के ऊपर हम जो बिंदु लगाते हैं, यह बिंदु क्या है, अनुस्वार है। तो कहीं भी ऊपर बिंदु लगाया जाता है वह क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। तो जो है वो अनुस्वार हो गया। और विसर्ग, विसर्ग कौन सा होता है, अगर पीछे बिंदु लगे हैं, अ के पीछे बिंदु लगे हैं, तो वह क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, ठीक है।
ये याद रखना है। अब प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखो निम्न में से कौन से अयोगवा हैं। तो अयोगवा तो दो हुए, क्योंकि अनुस्वार भी अयोगवा कहलाता है, विसर्ग भी अयोगवा कहलाता है। तो अम और अह ये दोनों क्या हैं, अयोगवा हैं। लेकिन अम को क्या कहते हैं, अनुस्वार, और अह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ये याद रखना है दोस्तों। उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसको कहते हैं, ड और ढ। और उत्क्षिप्त व्यंजन को हम ताड़न जात भी कहते हैं, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन जो है, जैसे हम कहते हैं ड नीचे बिंदु लगा देते हैं, ढ नीचे बिंदु लगा देते हैं, ठीक है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन जो होते हैं ड और ढ। अब आपने हिंदी में कहीं कहीं देखा होगा दोस्तों कि भाई कहीं पर तो ड के नीचे बिंदु होता है और कहीं पर ड के पीछे बिंदु नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्यों, कहीं पर ढ के नीचे बिंदु होता है, कहीं बार ढ के नीचे बिंदु नहीं होता है। तो ये क्यों ऐसा, ये आप आज बिल्कुल जानकारी प्राप्त कीजिएगा कहीं से भी, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज आपको बताना है ना, ताकि आपको भी पता चले। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कहीं से पता कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। फिर आगे देखो ग्रहित स्वर, ठीक है। ग्रहित स्वर किसे कहते हैं, जैसे उसका उदाहरण देखो, हम आजकल इंग्लिश के जो शब्द यूज़ करते हैं, ग्रहित को कहते हैं ग्रहण किया हुआ, मतलब कि किसी दूसरी भाषा से किसी वर्ण को हम हिंदी भाषा में ग्रहण करते हैं तो उसको कहते हैं ग्रहित स्वर। तो हमारा जो आजकल हम बोलते हैं कॉलेज, है ना, तो कॉलेज जो होता है उसके पीछे ऊपर यह प्रकार का निशान, तो यह जो है अ है ना, ओ का हल्का सा उच्चारण हो रहा है, आ हो रहा है, उसके बाद ओ का हल्का सा उच्चारण हो रहा है, जैसे कॉलेज, है ना, कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं है, कॉलेज, है ना। तो इस प्रकार से यह ग्रहित व्यंजन, क्योंकि यह ग्रहण किया हुआ है, हॉल, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद देखो ये तो ग्रहित स्वर थे और व्यंजन भी हैं। तो व्यंजनों में कौन कौन से हैं और स्वरों में कौन कौन से हैं, तो व्यंजन में तो आपको याद रखना है अ, है ना। उसके बाद ग्रहित व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, ज, फ। अब देखो ये तो वैसे हमारे भी हिंदी में प्रयोग होते हैं, लेकिन अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में ग्रहण किए हुए वर्ण हैं। जैसे इनको आप कैसे अलग दिख रहे हैं आपको, क्योंकि यह जो क है, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर यह जो बिंदु लगा रखा है, ठीक है, ख है उसके यहाँ पर इस जगह पर बिंदु लगा रखा है, ग है बिंदु है, ज बिंदु, फ बिंदु, ये 5 वर्ण आपको बिल्कुल याद रखने हैं। जो ऊपर वाला स्वर था ग्रहित स्वर, नीचे वाले ये जो 5 हैं वो ग्रहित व्यंजन, क, ख, ग, ज, फ। तो इनके नीचे जो बिंदु लगा होता है वे क्या कहलाते हैं, ग्रहित व्यंजन कहलाते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पर भी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, जो आपको कभी भी पता चले तो मुझे बताना, या फिर अगली क्लास में हम बताएंगे कि ये जो बिंदु लगा रखा है उसको कहते क्या हैं। ये सभी जो बिंदु हैं, है ना, सभी वर्णों के नीचे बिंदु लगा रखे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, तो ये आप बिल्कुल पता कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे स्वरों का विस्तृत विवरण, और कौन से अग्र, मध्य, पश्च, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत, विवृत, और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कौन कौन से होते हैं, कहाँ से उच्चारण होता है उनका, कौन से अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, कौन से, संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। लेकिन अब तक हम यहीं पर विराम लेते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।